भारत तैयार है, भारत के बच्चे तैयार हैं, भारत के विद्यार्थी तैयार हैं। कोई सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयार है तो कोई सीटेट के लिए तैयार है। अलग अलग तरह के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो सर पे आ चुके हैं, डेट्स आ चुकी हैं, तारीख आपको बता दी गई है कि किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स थे जो पोस्टपोन कर दिए गए थे, उनकी भी तारीख दे दी गई है कि वो नई कौन सी डेट को अब होने वाले हैं। कुल मिला के बात ये है कि भारत की सरकार ने अब ये मान लिया है कि हम तैयार हैं और अब हम अपनी शिक्षा को, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। ठीक, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 5 जुलाई, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड वीक जुलाई का, और अगर आप बीईओ की तैयारी करें तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपके एग्ज़ाम्स हैं। ठीक, अब क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि कोरोना की वैक्सीन मिल गई है। जब भारत में 500, 700, 1500, 2000 केसेस थे तब उस समय पे लॉकडाउन कर दिया गया था, और आज जब कई कई हजारों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में केसेस आ चुके हैं तो पूरे तो इंडिया की मैं बात ही क्या करूं। तो इतने केसेस आने के बाद लॉकडाउन खोल देना, पेपर वापस से शुरू करवा देना, क्या कोरोना की वैक्सीन मिल गई है? नहीं मिली है। ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, वापस से बता दूं, ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए। शुरू से एंड तक मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको क्या खतरा है और उस खतरे से कैसे बचा जा सकता है। ये कोई आप सिर्फ वायरल करने के लिए वीडियो नहीं सोच सकते, ये एक जागरूकता, एक अवेयरनेस के लिए वीडियो है। लेकिन अगर आप इसे वायरल करें तो वो आपके अंदर का अच्छा इंसान ही होगा। अब आगे सुनो। तो सबसे बड़ी बात क्या आती है भाई? सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब बड़े बड़े लोग नहीं मानते, सबको बोला है सोशल डिस्टेंसिंग करो, कोई नहीं मान रहा है, तो बच्चे कैसे मानेंगे? क्या बच्चे मानेंगे? और अगर मानेंगे तो किस तरीके से मानेंगे? तो यहां ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने आएंगी। सबसे पहला सवाल, स्टूडेंट्स खुद को कैसे बचाएं? ये पहली फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चे कैसे मास्क लगा के एग्जाम दे रहे हैं। दूसरी फोटो एक वीडियो की है जो आपको याद ही होगी कि किस तरीके से जो दिल्ली की सरकारी बसेज हैं, जो डीटीसी बस सेवा है, उसमें कितनी भीड़ है, वो आपने देखा ही होगा। तो ऐसे में आप कितना सेफ है? ऐसे में एक स्टूडेंट जो इंडिया का है, जो दिल्ली का है, जो किसी भी अदर स्टेट का है, वो कितना सुरक्षित है? वो जब एग्जाम देने जाएगा तो वो कितनी सुरक्षा महसूस करेगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कोविड-19 रिस्क क्या होंगे इसके एग्जामिनेशन हॉल में और उसके सेफ्टी मेथड्स क्या होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है वो किसी में डर बैठाना नहीं है, हमारा इंटेंशन है आपको जागरूक करना। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको रिस्क क्या क्या है। एक जो स्टूडेंट है, एक जो भारत का भविष्य है, उसके लिए फिलहाल अगर वो परीक्षा देने जाता है तो उसके लिए रिस्क क्या क्या है और फिर उसके बाद उससे बचाव क्या क्या है। 15 तरीके हैं कुल मिलाकर जिनसे आपको कोरोना जैसी बीमारी का संक्रमण हो सकता है। शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं आपको कोई डॉक्टर बचा लेगा, डॉक्टर खुद को नहीं बचा पा रहे हैं, डॉक्टर आपको कहां से बचा लेंगे? तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कारण, तरीके, किन किन को असर हो सकता है, कैसे कैसे बचा जा सकता है, सब कुछ बताऊंगा, सुनना ध्यान से। पहला तरीका, जब भी आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आपकी आदत है रास्ते से या तो पानी खरीदेंगे या तो कोई ना कोई खाने की चीज खरीदेंगे। गलत है। आप नई जगह पर जा रहे हैं, आपको नहीं पता वहां कोरोना संक्रमण का जो असर है वो कितना है, क्या है, और वहां से आप कोई ना कोई सामान खरीद रहे हो। कितना गलत आप खुद सोच सकते हो। आपको नहीं पता वो दुकान कौन से क्षेत्र में है, कितना वहां संक्रमण का रिस्क है। उसके बाद दूसरा तरीका, ऐसा तो है नहीं कि सभी के घरों में कार है, सब लोग इतने अमीर हैं कि अपनी पर्सनल कार में जा सकते हैं। कुछ मुझ जैसे भी होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जो नॉर्मल या तो मेट्रो से जाने की सोच रहे होंगे या बस से जाने की सोचेंगे या ऑटो से या कैब से, कैसे भी जाने की सोचेंगे। तो वो कितने सुरक्षित हैं? एक बस में आप जब जाते हो तो अभी मैंने दिखाया था आप कितने सुरक्षित हो, आपने देख ही लिया है। ऑटो में अगर आप जाते हो, उस ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग बैठते होंगे, कितने सुरक्षित हो आप खुद से पूछ के देखो। एक कैब में जब आप बैठते हो, उबर में, ओला में, किसी में भी बैठते हो, आपसे पहले कितने लोग बैठे होंगे, सोचकर देखो आप कितने सुरक्षित हो आप। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आपको संक्रमण एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने से पहले ही हो सकता है। उसके बाद जब आप चले जाते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर, आपको अपना कोई दोस्त मिल जाता है या फिर आप इतने सारे लोगों को देखते हो तो आपके अंदर क्या इच्छा आती है कि मैं पूछूं
कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे आए हो, आपके एरिया का माहौल कैसा है। और एक और बड़ा कीड़ा हमारे अंदर आता है कि आपके क्षेत्र में कोरोना कितना बढ़ गया है, तो वो उसके बिल्कुल पास जाके पूछते हैं। तो ये भी एक तरीका गलत है, सबसे दूर दूर खड़े रहो। ठीक, आपको ये बताया गया होगा कि एग्जामिनेशन हॉल पर आपको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे पहले पहुंचना है ताकि जब एंट्री हो तब भीड़ ना लगे। लेकिन कितना रोक लोगे आप किसी को? क्या भरोसा कि कौन आते जाते आपको हाथ लगा के साइड करे और ये बोले कि एक बार आगे निकल जाने दो? नहीं पता चलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, 4th पॉइंट, चेकिंग सिटिंग प्लान लिस्ट बाय टच। जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हो तो वहां एक सिटिंग प्लान लगा होता है कि आपको कौन से रूम नंबर में बैठना है, कौन से फ्लोर में बैठना है, आपका रोल नंबर कहां आएगा। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, पूरी लिस्ट में ऐसे उंगली फेरते हुए देखते हैं कि मेरा रोल नंबर कहां है। अब सोचो कि उस एक पेपर पे कितने सारे लोगों ने उंगली फेरी होगी। क्या पता किसी को संक्रमण हो, क्या पता किसकी किस्मत खराब हो। तो ऐसे में क्या होगा, संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 5वीं बात क्या होगी, एंट्री गेट पर क्राउड आता है। जब भी एंट्री करते हो आप कितना भी किसी को रोक लो, अपने घर के आसपास किसी दुकान पे जाके देख लेना लोग कितना मानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को। एक दुकान पर एक समय पर मैक्सिमम 5 लोग होते हैं, तब जाके भीड़ में आप नहीं बच पाते हो। और एग्जामिनेशन सेंटर पे तो फिर भी कई सौ, कई मतलब 1000 के आसपास भी हो सकते हैं किसी सेंटर पे। तो इतने सारे अगर लोग जाते हैं, आप कितनों को रोक लोगे, कितनों को समझा लोगे? सबको डर होता है कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं कुछ रह ना जाए, सबको जल्दी भागना होता है। उस जल्दबाजी के चक्कर में आपको टच कर देंगे और अगर किसी को संक्रमण हुआ तो आपको भी हो सकता है। उसके बाद छठी बात कहती है कि जब आप अंदर जाते हो तो आपको मेटल डिटेक्टर से टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं आप कोई जो चीटिंग करने का कोई मटेरियल है वो अंदर तो नहीं लाए हो, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप तो नहीं ले आए हो। तो वो जो मेटल डिटेक्टर होता है वो पूरी बॉडी पे फेरा जाता है आपको चेक करने के लिए। अब सोच के देखो उसने कितनी सारी बॉडी को टच किया होगा, कितने लोगों को टच किया होगा, कितने सुरक्षित हो आप। अगर उनमें से किसी भी एक को संक्रमण हुआ तो उसके बाद जितने भी आएंगे सबके कपड़ों पे कोविड-19 वायरस लगता चला गया। तो ये क्या है, ये भी क्या हुआ, एक तरीका हुआ संक्रमण का। उसके बाद आपकी सीट, आप बचते बचाते आ गए हो, किसी सीट पे आके बैठ गए हो। उस सीट पर आके बैठने के बाद आप ये सोचो कि इस सीट पर ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आप ही बैठे हो। आपसे पहले मान लीजिए कई लोगों का शिफ्ट सेकंड में पेपर होता है, तो फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसमें कौन वहां क्या बैठा हो कुछ नहीं पता आपको, कि वो कितना सेफ था या वो अपने घर में कितना सेफ्टी मेजर फॉलो करता है, कुछ नहीं पता आपको। आपकी सीट भी सेफ नहीं है। उसके बाद अटेंडेंस शीट को साइन करना होता है आपको, याद है ना सभी को? जब जाते हो तो टीचर आता है और एक पेन देता है आपको, बोलता है साइन करो। जब आप साइन करते हो तो अपना नाम देखने के लिए उंगली भी फेरते हो, साइन करने के लिए हाथ भी रखते हो, पेन भी कई बार ले लेते हो टीचर से। कितने सुरक्षित हो आप? क्या लगता है आपको कितने सुरक्षित हो? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो इन सब चीज़ों से बच गए। फिर उसके बाद टीचर आता है, आपको बोलता है कि अपना लेफ्ट हाथ का जो अंगूठा है वो उससे क्या करना है, इंक पैड पे लगाओ और एक थंब इंप्रेशन दो आपकी शीट पर, अटेंडेंस शीट पर। अब उस एक इंक पैड पर कितने लोगों ने अपना अंगूठा रखा होगा? और ऐसा भी नहीं है कि सबने भाई ग्लव्स पहने होंगे, ग्लव्स तो पहन ही नहीं सकते इंप्रेशन देते समय। तो क्या होगा, कितने सेफ हो आप? वो अटेंडेंस शीट कितनी सेफ है, वो इंक पैड जो है वो कितना सेफ है, वो जो शाही का एक पैड आता है वो कितना सेफ है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपका एग्जाम हो जाता है तो कई लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ खड़ा हूं, बाकी सब कहाँ खड़े हैं। कुछ लोग तो दुख में होते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ लोग खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है उछलते कूदते आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो उस एक्साइटमेंट में कोई भी किसी को टच करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएंगे, उसमें भी दिक्कत है। उसके बाद है भाई, जब आप एंट्री करोगे तो आपको सैनिटाइजर ऑफर किया जाएगा। ये मैं जो सरकार है उससे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, आपको सैनिटाइजर भी दिया जाएगा अगर आप घर से नहीं लाओगे तो। लेकिन बात यह आती है, अंदर जाते समय तो सैनिटाइजर दे दिया, क्या बाहर जाते समय कोई आपको सैनिटाइजर ऑफर करता है क्या? कभी भी नहीं करता। अगर आप एरोप्लेन में भी जाओगे ना, तो जब आप बैठ रहे हो, जब आपने एंट्री ली है, तो एयर होस्टेस आपको बड़े प्यार से हंस के आपको बताएगी सीट बेल्ट कैसे बांधनी है और बैठना कैसे है, कब ऑक्सीजन मास्क यूज करना है, क्या क्या सेफ्टी पॉइंट है, सब बताएगी। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, उतरती है, आपको बाहर जाना होता है, तुरंत कह के फटाफट भाग जाती है, उसकी बातों से हंसी खुशी सब गायब।
जल्दी से बोल के भाग जाएगी कि आप इस एयरलाइंस में बैठे थे, आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय रही होगी, फीडबैक दे देना, ये वो, जल्दी से भाग जाती है। तो आप सोचकर देखो कि जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको एहसास दिलाया जाता है आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, लेकिन जब आप जा रहे होते हो वहां से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सेफ हो और आप कितने सुरक्षित हो। तो इस वजह से एग्जिट पे कभी भी आपको सैनिटाइजर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब आप एग्जिट कर रहे होते हो तब आपको क्राउड देखने को मिलेगा। आते समय आपको चौकीदार देखने को मिलेंगे, गेट कीपर देखने को मिलेंगे, गार्ड देखने को मिलेंगे, जो आपको समझाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मान जाओ, दूर दूर रहो, लेकिन जाते समय आपको कोई नहीं मिलता। याद करो जब आपने पहले एग्जाम दिया है तो जाते समय जो चेकर होते हैं वो आपको फिर भी लाइन में आने के लिए बोलते हैं। जब आप बाहर निकल रहे होते हो तो आपको कभी याद है कि आज तक आप लाइन में निकले हो या आपको कोई मिला हो समझाने के लिए? कोई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि खुद को कोई रिस्क में नहीं डालना चाहता। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि भाई पेट भर के पानी पियो ताकि एग्जाम के बीच में प्यास ना लगे, ये ना हो, वो ना हो। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, पानी पी लिया ज़्यादा, टॉयलेट लग गया है। अब आप टॉयलेट यूज़ करने जा रहे हो, वहाँ जाओगे तो किसी चीज़ को टच भी करोगे, हाथ भी धोने की कोशिश करोगे। उस चक्कर में क्या होगा? क्या पहले आप ऐसे व्यक्ति हो जो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं? क्या आपके अलावा और बाकी लोग वहाँ गए नहीं हैं? क्या गए हैं? तो संक्रमण का खतरा वहाँ भी बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से पानी लाए थे लेकिन वो पानी गर्म लगने लग गया उन्हें, तो ठंडा पानी भरने के लिए वाटर कूलर के पास चले जाते हैं। क्या लगता है आपको, पहले व्यक्ति हो जो वाटर कूलर को टच कर रहा है, क्या वो सेफ है? आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और किसी भी तरीके का कोई भी क्लोज कॉन्टैक्ट किसी भी माध्यम से अगर हो जाता है, किसी गेट को टच करना, डेस्क को टच करना, किसी भी चीज को टच करने से क्या होता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये 15 तरीके हैं, किस किस से बचोगे आप, तो बचने के तरीके भी बताएंगे अगर इतनी सारी चीजें बताई हैं तो। ये देखिए, एक एक चीज आपको करके बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये है भाई, आपको एक हेड कवर लेना पड़ेगा। हेड कवर क्या होता है, आपको पहली फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि सर के ऊपर एक जाली जैसा हेड कवर होता है ताकि आपके बालों पर कोई भी वायरस, कोई भी संक्रमण का असर ना हो। ये डिस्पोजेबल होता है, इसको वापस आते समय आप फेंक सकते हो। बालों को कहाँ फेंक के आओगे, कहीं नहीं फेंक सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है एक फेस शील्ड। फेस शील्ड क्या होती है, आपने देखा होगा कई सब्जी वाले भी लेके घूमते हैं। मुंह के आगे एक ऐसी प्लास्टिक की शीट आ जाती है जो आपके पूरे मुंह को कवर करती है, ताकि अगर कोई सामने से खांसे, छींके या कोई मास्क हटा के बात करने की कोशिश करे तो भी अगर सांस आती है तो वो शील्ड से टकराए, आपके मुंह से ना टकराए। तो इस तरीके से आपको सेफ करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद मास्क। मास्क के बारे में अगर भाई मैं आपको बताऊं तो आप कुछ प्रकार के मास्क इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ये इस प्रकार का मास्क इस्तेमाल कर सकते हो, फिल्टर लगा होता है, ठीक है। इस तरीके का मास्क आपने इस्तेमाल कर लिया। कई लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि ये मास्क वो इसको लगा के भी दिखा देते हैं भाई। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, मास्क आप एक दिन पहले कम से कम खरीद के रखना। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, दिन के दिन मास्क खरीदते हैं, फिर कहते हैं डोरी टाइट है, घुटन हो रही है, या 10 तरह की चीजें। ये देखो, इस तरह से आपने लगा लिया है और कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1-2 घंटे के लिए लगाया तो आपका दम घुटने लग गया, सर में दर्द हो गया, चक्कर आने लग गए। इस प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित रहे, केंद्रित रहना चाहिए आपकी पढ़ाई पर। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे घुटन हो रही है, तो सिंपल एक इस प्रकार का एक कपड़े का मास्क आता है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई फिल्टर विल्टर नहीं होता, पर हाँ ये है कि आपको थोड़ी बहुत सेफ्टी तो दे ही देता है, आपको भी और औरों को भी, कि ना तो औरों के थ्रू आपको कोई दिक्कत हो और ना औरों के थ्रू आपको। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक सैनिटाइजर आपको लेना चाहिए। अच्छा, मास्क के बाद लाइन से चलते हैं। एक मास्क आपने ले लिया है, ठीक है, और आप श्योर हो कि भाई हाँ ये आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। उसके बाद स्पेक्टेकल। आप ये बोलोगे कि भाई मुझे तो चश्मा नहीं लगा हुआ, तो चश्मा मुझे भी नहीं लगा हुआ है, पर उसके बाद भी मैंने ये एक सिंपल चश्मा रखा हुआ है। आप ये मान लो कि चाहे कंप्यूटर पे काम करते समय ये काम आए, या फिर अभी कोरोना के समय में अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो क्या होता है कि आपको आँख खुजाने की बड़ी गंदी आदत होती है। ये चश्मा आपको इसलिए नहीं कहा गया कि भाई आप कहीं अगर बाहर जा रहे हो तो कोई खांसेगा, छींकेगा तो आपकी आंखों में वायरस जाएगा, उसलिए नहीं है। ये आपने अलग अलग चीज़ों को टच किया है और आपकी आदत है कि आप आंखों को मलने लग जाते हो।
तो उसके लिए अगर ये चश्मा लगा है तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा, आप टच करोगे तो आपको याद आएगा कि आंखें नहीं छेड़नी है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर हमने वो शील्ड लगाई थी, फिर तो शील्ड के नीचे से जगह होती है, कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, वो नीचे से हाथ डाल के आंखें खुजा लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी होनी चाहिए। अच्छा, मास्क का भी यही काम होता है कि आप अपने हाथ जो है नाक और मुंह को ना लगाएं। आगे एक आपको क्या करना है, एक आपको हाफ जो टी शर्ट पहनी है, देखो जैसे अभी फिलहाल जो मेरी टी शर्ट है वो हाफ बाजू है, तो ये एक पतली सी टी शर्ट पहनो और इसके ऊपर आप एक फुल बाजू की शर्ट पहन लो जो आपको पसंद ना हो। आपको अगर फेंक भी दी जाए तो कोई दुख ना हो आपको। उसको क्या करो, उसके बटन यहाँ से बंद करके चलो, उसके जो ये बटन है ज़्यादा खोल के मत रखना, जितना आप कंफर्टेबली बंद कर सकते हो उतना बंद करके रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको फुल पैंट्स पहननी है, मतलब पूरी जो पैंट होती है, निक्कर विक्कर पहन के नहीं जानी है, तो पूरी पैंट पहन के जानी है। उसके बाद आप कैनवस शूज पहन सकते हो। कैनवस शूज कैसे होते हैं भाई? कैनवस शूज होते हैं जो आपको वहां आगे दिखाई दे रहे होंगे जूते, ये कपड़े के जूते होते हैं, वो आप पहन सकते हो, ठीक। उसके बाद है भाई ग्लव्स। ग्लव्स दो तरीके के आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका कौन सा है भाई? जो आपको ये यहाँ येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं रबड़ के, ठीक है, तो इनको आप बार बार धो के इस्तेमाल कर सकते हो। एक दूसरे भी डिस्पोजेबल भी होते हैं जिनको सर्जिकल ग्लव्स बोलते हैं, ये इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ग्लव्स होते हैं, आप इनको पहनो और वापस आते समय इनको फेंकते हुए आ जाओ। और जब भी आपने सुना होगा ना, सैनिटाइजर ज्यादा यूज नहीं करना होता। अगर आप हाथों पे बार बार इस्तेमाल करोगे तो आपको डर लगेगा कि भाई इतनी बार इस्तेमाल नहीं करना होता। आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, जितनी बार मर्जी सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, आपके कौन से हाथों पे लग रहा है, ठीक है, तो ये फायदा हुआ। लेकिन इन ग्लव्स को बहुत ज्यादा देर तक पहनना नहीं है, हाथों में पसीने आते हैं। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो तब पहन के रखो, जब आप अपनी सीट पर पहुंच गए हो, जब आपको पेपर देना है तो इन ग्लव्स को निकाल दो, क्योंकि हाथों में पसीना आएगा, बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप, तो इनको निकाल दो। उसके बाद है भाई सैनिटाइजर। सैनिटाइजर एक छोटा सा लेके जाओ, जैसे कि ये छोटा सा एक सैनिटाइजर है, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, हल्का सा छोटा सा सैनिटाइजर है। और इसको सैनिटाइजर को यूज करने के लिए भी क्या तरीका है, कंजूस मत बनो कि एक बूंद डाल ली उसी को पूरे हाथों पे मसलने की कोशिश कर रहे हो। कम से कम 4-5 बूंद लो और उसके बाद इस तरीके से, कई लोग होते हैं सिर्फ ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, नहीं, कंप्लीट ऐसे इस तरीके से, कंप्लीट बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके इस तरीके से हाथों को सैनिटाइज करो, तब जाके निश्चिंत हो कि हाँ ठीक है आपके हाथ सैनिटाइज हुए हैं। लास्ट बात, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ठीक, एक दूसरे से दूर रहो। कोई जरूरत नहीं है जल्दी जाने की, आराम से देखो, पूरा सेंटर खाली हो जाने दो, सब लोगों को बाहर भाग जाने दो। अगर एंड में भी आप निकलोगे तो आपकी ना तो बस छूटने वाली है, ना आप लेट होने वाले हो, ठीक है। तो तसल्ली से निकलना जब भी सेंटर से बाहर निकलना हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ और गहरी बातों पे चर्चा कर लेते हैं जाते जाते कि सिक्योरिटी रिस्क क्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था भाई कि अगर एग्जाम इस समय पर होता है तो सिक्योरिटी को कुछ रिस्क है। तो कई लोगों ने कहा था कि इन बातों का कोई बेस नहीं है, तो सुन लो कि मैंने क्यों कहा था। जब भी आप किसी सेंटर में जाते हो आपकी फिजिकल चेकिंग होती है, आपकी पूरी बॉडी को ऐसे टच करके देखा जाता है कि आप कुछ लेके तो नहीं आए हो। ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है, आपको कौन फिजिकली चेक करने वाला है? खुद सोच के बताओ। अगर फिजिकल चेकिंग नहीं होती है तो क्या होगा? खतरा बढ़ जाएगा चीटिंग का भी और बाकी सारी नेगेटिव चीजों का भी, ठीक। तो फिजिकल चेकिंग होना जरूरी है, हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो कुछ सोच समझ कर नहीं होगी, कुछ कारण होंगे उसके, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है सिक्योरिटी का। उसके बाद भाई काफी सारे सेफ्टी गार्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप मास्क लेके जा रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो कि सैनिटाइजर लेके जाऊं क्या, ये सारी चीजें। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आपको सेंटर के बाहर ही आपकी ये सारी चीजें उतरवा दी जाए, ठीक है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अंदर कोई डस्टबिन हो, मैं वहां सारी चीजें डाल देता हूं, पर मुझे इस भीड़ से जो है वो सेफ्टी से निकल जाने दो, ठीक। तो क्या होगा कि वो सारी चीजें आप डिस्पोज करते हुए भी अगर आप चले जाते हो तो क्या होगा कि आप उस भीड़ से बच चुके हो, ठीक। वरना कम से कम मास्क तो जो है वो आप लेके ही जाओगे ना, एटलीस्ट ये तो आपको अलाउ करेंगे ही। आज तक जब आपको इतनी सारी चीजें, आपको घड़ी अलाउड नहीं थी, आपको कई एग्जाम्स में तो आपको पूरी बाजू की शर्ट अलाउड नहीं थी, कई एग्जाम में शूज अलाउड नहीं थे, कई एग्जाम्स में आपको जो कानों के झुमके होते हैं वो अलाउड नहीं थे। तो अब जब आप मास्क को अलाउड कर रहे हो तो क्या सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है क्या? तो अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई कि जब इंक पैड पे थंब इंप्रेशन लिया जाएगा तो उस समय पे क्या होगा भाई, उस समय पे सबसे ज्यादा खतरा होगा कि आप लोगों को क्या हो सकता है, आप लोगों को संक्रमण हो सकता है। तो उसके लिए अगर वो आपका थंब इंप्रेशन लेते हैं तो कोरोना का खतरा, और अगर वो नहीं लेते हैं तो ऑथेंटिसिटी का खतरा, कि जो इंसान आया था पेपर देने उसी ने पेपर दिया है कि नहीं दिया है। अगर वो इस प्रोसेस को टाल देते हैं तो फिर इस बात का मतलब क्या प्रमाण माने हम कि इस प्रोसेस को ढंग से आज तक भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था। और अगर नहीं टालते हैं तो संक्रमण का खतरा है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंसिंग, कि कोई भी अगर आपकी चेकिंग करेगा, मेटल डिटेक्टर से आपको चेक करेगा, अगर वो आपसे दूर रहा कि टच नहीं करना है, लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना है, अगर टच नहीं किया तो चेकिंग ठीक से नहीं होगी, और चेकिंग ठीक से की तो कोरोना का खतरा बढ़ गया। तो इस वजह से सिक्योरिटी रिस्क हैं। अब जाते जाते एक बार जो हमारे प्यारे इन्विजिलेटर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें कि आप तो ठीक है, आपने अपने बारे में सारी सब बातें सुन ली हैं, सीख ली हैं, लेकिन अब उनका क्या हो जिन्हें आपसे जो आंसर शीट है वो कलेक्ट करनी है। उन्हें तो हर किसी बच्चे से कलेक्ट करनी पड़ेगी। आप जिम्मेदार हो सिर्फ अपनी आंसर शीट के लिए, लेकिन वो इन्विजिलेटर जो है वो तो जिम्मेदार है आप सभी की शीट्स के लिए। तो उसे तो सारी की सारी शीट्स टच करनी पड़ेंगी। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, अब उसके बाद जो चेकर होगा उसका क्या। तो दो चीजें हैं भाई कि जो आंसर शीट कलेक्शन जब होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, और उसके बाद जब आंसर शीट कलेक्ट हो जाती हैं तो उनको कुछ 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाए, ताकि जो संक्रमण है उसका असर काफी कम हो चुका हो, उसके बाद उनको चेकिंग के लिए निकाला जाए। तो ये मेरा आग्रह है, और ये आज की पूरी क्लास में आपके लिए कुछ बातें मैंने बताई हैं जो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आई होंगी, लॉजिकल भी लगी होंगी, और इसे आप फॉलो भी करेंगे। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है कि जब मैंने ये कहा भाई कि क्या पता एग्जाम हो, क्या पता ना हो, तो भी उनको ये कहना था कि आप तो गलत कह रहे हो, एग्जाम क्यों नहीं होगा। अरे भाई, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि होगा ही होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कहता हूं। मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं कि अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अब ये तो सरकार है ना कि कराएगी कि नहीं कराएगी, पर हमें तो तैयार रहना है कि नहीं रहना है। पहले ही तैयार रहना पड़ेगा कि अगर एग्जाम करा दिया तो ये सारे सेफ्टी मेजर हमें फॉलो करने हैं, और अगर नहीं कराया तो कब कराएंगे, तब तक के लिए तैयारी करनी है। ठीक, बड़ी सिंपल बात है। अच्छा, अब कई लोग क्या कहेंगे कि भाई इसने तो डरा दिया है लोगों को, इसने बहुत गलत किया है, लोग तो पहले ही डरे हुए थे, बच्चे बहुत डरे हुए थे, तो इन्होंने बहुत गलत काम किया है। तो मेरी बात सुनो आराम से। लोगों की आदत होती है, जो कोई कुछ भी कर ले। मैंने ये वीडियो अवेयरनेस के नाम पे बनाई है। अब लोगों का क्या कहना रहेगा कि इसमें डराया गया है। अरे भाई, डराया गया होता तो मैं ये सारी चीजें ना बताता कि खुद को बचा कैसे सकते हैं। डराने वाली वीडियो उसे बोलते हैं जो खाली नुकसान बता दिए और उससे बचने के उपाय ना बताए। ये वीडियो जो है ये बचने के उपाय के साथ बताई गई है आपको। तो कुल मिला के भाई इस तरीके से आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और ये वीडियो सिर्फ खुद देख के इग्नोर ना कर देना, ये वीडियो सभी तक पहुंचानी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी तक ये वीडियो जानी चाहिए। जितना सुरक्षा पर अधिकार आपका है उतना ही सुरक्षा पर अधिकार सभी का है। ठीक है। और शिक्षा सागर नाम की एप्लीकेशन है भाई, उस पर आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम के जो नोट्स हैं, जो भी क्लासेस हैं वो मिलती हैं। तो शिक्षा सागर ऐप को डाउनलोड करना और चेक करना, बहुत सारा मस्त कंटेंट उसमें मिलता है पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो टेक केयर। मेरा नाम था अजय सोलंकी, हालांकि अब भी नाम यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और फैलाना तो बहुत ही जरूरी है। शेयर करो उस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके।